हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। जियो सेपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी ऑथेंटिक बुक लिस्ट। और आपने थंबनेल में देखा होगा कि किस तरीके से बिना कोचिंग के स्कूल लेक्चरर बने, कैसे आपको जो उसके नोट्स हैं वो बनाने हैं, किस तरीके से स्मार्ट स्टडी के द्वारा आपको बिना कोचिंग के अपनी खुद की सेल्फ स्टडी से, अपनी मेहनत से किस तरीके से आप जो ये वैकेंसी है इसको अच्छी रैंक के साथ इसमें आप सफलता हासिल कर सकते हैं, उस पर मैं पूरा ये सेशन रखने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल जो नए आते हैं, जो नए विद्यार्थी कैंडिडेट्स आते हैं, उनके सामने रहता है कि कौन सी बुक से, कहाँ से, किस तरीके से पढ़ें। कई लोग बुक के नाम भी सजेस्ट कर देते हैं जो मन में आए, बट फिर समस्या आती है उनके सामने कि कौन सी बुक में से कहाँ है टॉपिक, कौन सा, किस तरीके से, मतलब इस तरीके की समस्या अमूमन नए विद्यार्थियों के सामने देखने को मिलती है। तो आज मैंने पूरा इस जो ये सेशन है इसके अंदर आप देखोगे किस किस तरीके से मेहनत करके एक एक टॉपिक को पूरे जो बुक है उसके साथ में, और उसकी जो कंटेंट लिस्ट है, जो उसकी विषय वस्तु जो रहती है, उसमें कौन कौन सा हर एक बुक में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, वो पूरा कौन सा पेज नंबर है, वो सारी चीज़ें मैं इस सेशन में लेके आया हूँ। आपको दिखेगा कि हम किस तरीके से हम अब शिद्दत से मेहनत इस पे करके लाए हैं, और पूरे जो भी हम सारी चीज़ें चला रहे हैं आपको हमारी मेहनत दिख भी रही होगी। तो आप, उम्मीद करता हूँ पूरा लास्ट तक आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आपने जो भी 15-20 मिनट 30 मिनट का टाइम जो दिया आपका वेस्ट नहीं हुआ। चलिए, अब इसमें सबसे पहले तो मैं जो हम सिलेबस जो है आरपीएससी का स्कूल लेक्चर वाला जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, उसको हमने एकदम शानदार तरीके से व्यवस्थित किया है। पहले तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, यूनिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आरपीएससी ने इसको 10+2 लेवल, यूजी लेवल, पीजी लेवल के हिसाब से दे रखा था और अलग अलग तरीके से बिखेर रखा था। हमने इसको यूनिट के अकॉर्डिंग इसको पूरा व्यवस्थित करके लाए हैं। सारा सिलेबस जो है इसमें पूरा इंक्लूड कर रखा है। आप देखेंगे तो आपको अभी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले हम सेक्शन लेते हैं जियोमॉर्फोलॉजी का। आरपीएससी के सिलेबस में जियोमॉर्फोलॉजी में 10+2 लेवल की हम सबसे पहले बात करेंगे, यानी 12वीं का जो स्तर है, क्लास 12वीं का स्तर, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सामने कुछ टॉपिक आपको दिख रहे हैं, सिलेबस के पॉइंट हैं, हमने जो कि तो इसको उठा के यहाँ रखा है। हिंदी में जो इंग्लिश में सिलेबस था उसको हिंदी में भी हमने ट्रांसलेट कर दिया है। उसकी शानदार जो पीडीएफ है मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। और अपनी पढ़ाई को उसके साथ, क्योंकि सिलेबस देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस सामने होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही आप अपनी तैयारी को करेंगे तो आप भटकेंगे नहीं चीज़ों से। अब एक सवाल जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि बिना कोचिंग के तैयारी पॉसिबल है क्या, खुद के नोट्स हम बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो उसको किस प्रकार से हमको बनाना है, उस पर मैं थोड़ी सी बातें, 2-3 बातें आपसे करता हूँ। दोस्तों, खुद के नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले मैं इस पर एक आपको बात बताना चाहूँगा कि ये चीज़ आप जब करके देखेंगे, जब आप इसको जो मैं बता रहा हूँ इसको करके देखेंगे तो आपको लगेगा, फील होगा कि वास्तव में ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। एक तो आप किसी और दूसरे के तरीके से, उसने अपने हिसाब से नोट्स बनाए हैं, लिखा है चीज़ों को अलग अलग जगह से देख के, जहाँ से भी जैसे भी लिखा है उसने फिर वो कंटेंट बनाया है और आपको दिया है, तो आपके सामने एक वो अलग तरीके से रहेगा। वो जो उसका फ्रेम था, जिस फ्रेम में उसने इस पूरे कंटेंट को रचा है, गढ़ा है, वो उसके दिमाग के हिसाब से है। इसलिए हमको बहुत दिक्कत आती है हम जब दूसरों के नोट्स पढ़ते हैं, दूसरों के कंटेंट पढ़ते हैं। वो हमारे लिए तभी संभव हो पाता है जब सामने वाला जिसने वो नोट्स बनाए हैं, जिसने वो रचे हैं, वो हमको बताए, तब हम उसको याद कर पाते हैं। इसलिए फिर हमें कोचिंग लेना जरूरी हो जाता है। अब बिना कोचिंग के तभी पॉसिबल है जब आप खुद के स्वयं के नोट्स बनाएं। किताबें मैं सारी लेके आया हूँ, ऑथेंटिक किताबें सारी, और हर एक किताब में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ। अगर आप उसमें खुद के नोट्स, अभी टाइम है, वैकेंसी आएगी उसके बाद एग्जाम, इतना टाइम, सफिशिएंट टाइम है कि आप उसमें खुद के नोट्स बना सकते हैं। और उसके बाद में जब एक बार इन किताबों से बन जाए तो आपका जब लगे कि मुझे एक्स्ट्रा भी करना है, तो वो भी किताबें हम आपको बताने वाले हैं साथ में, कि आपका जब लगे कि नहीं मेरा इतना तो हो गया, मुझे और एक्स्ट्रा भी चाहिए इसके साथ साथ में, तो उसकी 2-4 किताबें हर एक में मैं एक्स्ट्रा भी बताने वाला हूँ। आपकी इच्छा हो तो आप वहाँ से भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है निकाल सकते हैं। बेस आपको क्या रखना है, नोट्स बनाने का, अपना कंटेंट बनाने का खुद का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अब खुद के नोट्स बनाने की जब बात आती है तो वो कैसे बनाने हैं, तो खुद के नोट्स बनाने के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि सबसे पहले
जो भी बुक लिस्ट में बता रहा हूँ उस बुक को आप जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दे रखा है उसमें कंटेंट, वो जो चैप्टर है जिसको मैं अभी टिक करके पूरा बताऊंगा हाईलाइट करके, वहाँ से पढ़ो। पहले सरसरी निगाह से पढ़ो, शुरुआत में पढ़ो एक बार। और शुरुआत में पढ़ते टाइम आपको कहीं भी टिक नहीं करना है, कहीं भी हाईलाइट नहीं करना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जैसे ही पहली बार किताब लेने बैठते हैं और पहली रीडिंग में ही वो हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, गोले करना, बॉक्स बनाना, वो सब चीज़ें शुरू कर देते हैं। अब जब आदमी पहली बार पढ़ रहा होता है तो उसके लिए सारी चीज़ें लगभग नई होती हैं, तो वो उसको सब इम्पोर्टेंट लगता है। उसको लगता है ये भी याद रखना है, मुझे ये भी याद रखना है ना। जब आप उसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लेंगे या ढंग से पढ़ लेंगे, फिर दोबारा आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि पहली बार जिस पढ़ रहे थे और जिस पर आप हाईलाइट करने वाले थे उसको अब आप हाईलाइट नहीं करेंगे। अब आपको और जो चीज़ें हैं, कंटेंट जो है हाईलाइट के लिए या अंडरलाइन के लिए, वो कम हो जाएगा। इसलिए पहली रीडिंग में कभी भी हाईलाइट या अंडरलाइन नहीं करना है। दूसरी रीडिंग में जब आप जाएंगे तो आपको बढ़िया जो जो आपको काम की चीज़ें लग रही हैं या जो जो आपको याद रहने में परेशानी, प्रॉब्लम पैदा कर रही है, उनको हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो। उसके बाद जब आप दूसरी रीडिंग पूरी कर लो, मान के एक टॉपिक की ही करो आप, उसके बाद जब आप तीसरी बार पढ़ने जाओ तो साथ में पेन कॉपी रखो और उसके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स, एकदम जीस्ट जिसे कहते हैं, अपनी खुद की लैंग्वेज। जैसे एनसीईआरटी की हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी की जो किताब है दोस्तों, थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी क्लिष्ट है, थोड़ी संस्कृत निष्ठ उसकी लैंग्वेज है, तो वहाँ थोड़ा सा आप याद रखने में, रिकॉल करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए खुद के तरीके से, खुद के पैटर्न में, जैसे भी आप चाहें, फ्लो चार्ट से, डायग्राम बना के, कैसे भी आप, वो आपका तरीका है। जब आप धीरे धीरे इसको बनाते जाएंगे शॉर्ट नोट्स, तो आप उसमें धीरे धीरे किस तरीके से रिफाइन करते हैं वो भी आपको दिखेगा कि आप खुद ही जो है उसको पूरा एक कंक्लूड करते जा रहे हैं चीज़ों को, कम से कम पेज में, कम से कम शब्दों में, आप चीज़ों को, सारी चीज़ों को सार तरीके से लिखते जा रहे हैं। तो नोट्स बनाने का ये तरीका थोड़ा सा आप फॉलो करके देखना। इस पर मैं पूरा सेशन एक लूँगा, अच्छे से बताऊँगा। एक बार आप नॉर्मल ये वाला तरीका करना, पहली सरसरी निगाह, दूसरी थोड़ी सी ढंग से रीडिंग, उस रीडिंग के दौरान आप हाईलाइट कर सकते हैं। तीसरी बार जब पढ़ने जाओ उसी चीज़ को, तो आप साथ में अपने नोट कॉपी जो है, पेन वगैरह साथ में रख के और शॉर्ट नोट्स अपने बनाते जाइए। यही शॉर्ट नोट्स जो हैं आपको एग्जाम से 3, 4, 5 दिन पहले जब आप रिवीजन करते हो तो इन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप रिवीजन कर पाओगे। नहीं तो किताबें तो पूरी इतनी सामने रखी रहेंगी और उनकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं होगी। और खुद की राइटिंग में लिखे हुए हैं तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि जब आप खुद की राइटिंग में लिखे हुए नोट्स वापस रिवाइज करते हो तो देखते हैं आपकी 1 घंटे में आप इतनी मोटी किताब भी आप जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो आपने बस पढ़ी है, वो आपकी चीज़ें दिमाग में भी जाती हैं क्योंकि आपने खुद ने लिखा है, आपको एक एक शब्द का पता है कि इस शब्द के बाद ये शब्द आने वाला है। तो अगर इस तरीके से दिमाग में जब चित्र छप जाते हैं तो फिर रिकॉल करने में, पेपर में हमको दिक्कत नहीं आती। इन सब चीज़ों के बाद में अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक के लिए, कौन सी यूनिट के लिए कौन सी किताब को प्रेफर करना है और किताब में पृष्ठ संख्या या चैप्टर नंबर कौन सा है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले बात करें जियोमॉर्फोलॉजी की, सबसे पहले हम बात करते हैं भू आकृतिक विज्ञान की। तो ये 10+2 लेवल वाला जो सिलेबस आरपीएससी ने दे रखा है उसमें 5 टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं। पहला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर चट्टानें, फिर भूकंप और ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तनिकी, पवन, बहता जल एवं हिमानी के कार्य। अब जो 10+2 के लिए जितना भी आरपीएससी ने मेंशन कर रखा है उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। जितना हम देख रहे हैं पिछले पुराने पेपर्स का, जब हम आकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें तो पता चलता है कि एनसीईआरटी से बाहर बहुत कम, कोई इक्का दुक्का किसी यूनिट में कोई पूछ लिया गया हो। 10+2 लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, तो 10+2 लेवल में एनसीईआरटी से बाहर कहीं सवाल नहीं जाता है। इसलिए एनसीईआरटी का एक एक शब्द, एक एक लाइन आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। तो भू आकृतिक विज्ञान के लिए 11th क्लास की किताब, ये आपने लगभग लोगों ने देख रखी होगी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इस किताब की जब कंटेंट टेबल आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। इसमें पहला चैप्टर है भूगोलिक विषय के रूप में, फिर उसके बाद पृथ्वी। तो चूंकि हमको जियोमॉर्फोलॉजी की बात करनी है अभी, जब हम आगे क्लाइमेटोलॉजी की बात करेंगे तो अगले चैप्टर पर भी देखेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी के जो चैप्टर हैं, वो जो सिलेबस के पॉइंट हैं वो आपको देखो। सबसे पहले बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पूरा तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है। एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको ढंग से समझ के चीज़ों को दिमाग में रखना है और नोट्स भी उसके उसी तरीके से बनाने हैं। दूसरा पॉइंट है सिलेबस का चट्टान। चट्टानों के लिए चैप्टर नंबर 5 क्लियर दिख रहा है, खनिज और सेल, इसको आपको पूरा पढ़ना है।
उसके बाद आते हैं, बात करते हैं भूकंप और ज्वालामुखी। अब भूकंप और ज्वालामुखी आपको यहाँ सामने कहीं नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ने जाएंगे तो आपको पता चलेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष स्रोत। तो उसमें फिर हमको भूकंप और ज्वालामुखी दोनों डिटेल में इसी चैप्टर में दे रखे हैं। तो भूकंप ज्वालामुखी भी आपका इस तीसरे चैप्टर से हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो उसके लिए ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। इसके अंतर्गत प्लेट विवर्तनिक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग वगैरह उनके बारे में बढ़िया ढंग से डिटेल से, जितना आरपीएससी पूछ रही है इस सिद्धांत से संबंधित, उतना सब कुछ दे रखा है कि क्या उसके साक्ष्य दिए गए, प्रमाण दिए गए उसके समर्थन में, किस तरीके से क्या कौन कौन से बल थे उसके महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के लिए जो वेगनर ने दिए, वो सब चीज़ें इसके अंदर बढ़िया तरीके से मेंशन कर रखी हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से 10+2 लेवल वाला जो पोर्शन है वो एनसीईआरटी के 3-4 चैप्टर से कवर हो रहा है। अब किसी को लगता है नहीं सर, कई लोगों का होता है कि कंटेंट इकट्ठा करने का रहता है, चावली बाद में रिवीजन नहीं कर पाए, तो उनके लिए मैं और बता दूं, 11th क्लास की ही राजस्थान बोर्ड की किताब चलती थी 2017 के आसपास, जो पाठ्य पुस्तक मंडल राजस्थान इसको जारी करता था। ये भी बहुत शानदार तरीके से बनाई हुई है। इसके अंदर भी ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बेस तो इसको बनाना है। बेस जो अपन नोट्स बनाने का एक बेस होता है ना, कि टॉपिक इसके अकॉर्डिंग चलना है। फिर इसको जब कर लो तो एक रीडिंग इसकी देख लो, लगा लो, और उसमें आपको लगे कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है तो उसको इसमें अपने जो शॉर्ट नोट्स जो आप बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उसमें पॉइंट आउट कर लो, लिख लो, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी बहुत कम टाइम लगे। जब इसको आप कर लोगे तो इसमें वैसे भी कम टाइम लगने वाला है। इसके अलावा किसी को नहीं है कि सर मुझे तो और भी थोड़ा डिटेल में जाना है, वैसे तो नहीं ज़रूरत, पर फिर भी किसी टॉपिक के अंदर उसको ज़्यादा जानना हो या करना हो तो ये तो फिर भौतिक भूगोल के लिए तो सविंदर सिंह जी जो है पूरा एक ग्रंथ ही लिख दिया है इन्होंने। तो इसमें आप जाएंगे, इसमें शानदार तरीके से चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं और समझा भी अच्छे से रखी हैं, चित्र भी बहुत अच्छे से दे रखे हैं। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर दी हमने 10+2 लेवल की। अब बात करते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी की यूजी लेवल की। देखो सिलेबस मैंने कहा आरपीएससी ने उसको बिखेर रखा था, 10+2 का पूरा एक साथ दे रखा है, यूजी लेवल का एक साथ दे रखा है, पीजी लेवल का एक साथ दे रखा है। हमने इसको यूनिट वाइज संकलन कर दिया पूरा, ताकि आप जब, अब ऐसे तो कोई पढ़ता नहीं है कि 10+2 पढ़ने बैठ गया भाई, पहले वो पढ़ेगा जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक, फिर पढ़ेगा क्लाइमेटोलॉजी के, तो ये तो कोई सटीक बात बैठती नहीं है। इसलिए पढ़ता तो पढ़ने का तरीका तो यही होता है, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेगा तो पहले 10+2 जो है उसके टॉपिक पढ़ लेगा, उसके बाद में वो यूजी लेवल के पढ़ लेगा, और उसके बाद में पीजी लेवल के दे रखे तो पीजी लेवल के पढ़ लेगा। तो ये 2 टॉपिक हैं यूजी लेवल पर जियोमॉर्फोलॉजी में, पहला है समस्थिति और दूसरा है भूसंचलन, आइसोस्टेसी और अर्थ मूवमेंट। इनके लिए सीधी सपाट बात है, आप सब लोग जानते भी होंगे, ये किताब जो भी बताई हुई थी मैंने एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, भौतिक भूगोल सविंदर सिंह साहब की ये किताब है, और इसमें चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 है संतुलन की संकल्पना, तो ये समस्थिति वाला जो है आइसोस्टेसी इसमें कवर हो जाएगा, और चैप्टर नंबर 6 है भूसंचलन, अर्थ मूवमेंट, भूसंचलन, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। पूरा पढ़ना शानदार, पढ़ के और अपने शॉर्ट नोट्स भी इससे बनाने हैं। अब बात करते हैं पीजी लेवल की, जियोमॉर्फोलॉजी के पीजी लेवल की अगर हम बात करने जाएं तो देखो ये थोड़ा सा, अब जहाँ भी पीजी लेवल की बात है, यूजी लेवल में तो फिर भी चीज़ चल जाती है, पीजी लेवल में सवाल जो है काफ़ी डीप जो है जाके पूछ लिए जाते हैं। इसलिए किताबें भी फिर आपको थोड़ी सी ढंग की बड़े लेवल की डिटेल किताबें आपको रखनी है। तो जियोमॉर्फोलॉजी के लिए पीजी लेवल में किताब रखनी है आपको पी दयाल। ये सारी ऑथेंटिक बता रहा हूँ मैं, जितने भी कोचिंग मटेरियल वगैरह आप देखते हो सब यहीं से जाते हैं, सारी चीज़ें यहीं से मिलेंगी आपको। इसलिए जब आपको खुद से तैयारी करनी है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते किसी कारणवश या जो भी समस्याएं हैं, तो उसके लिए आपको ये सारी बुक लिस्ट में लेके आया हूँ, पूरी शानदार मेहनत करके आप देख भी पा रहे होंगे, नोटिस भी कर पा रहे होंगे। तो पी दयाल साहब की जियोमॉर्फोलॉजी की जो किताब है उसके अंतर्गत ये देखो मैंने यहाँ पूरी लिस्ट बना रखी है, ये जो दे रखी है पूरी कंटेंट लिस्ट। तो सबसे पहला टॉपिक है मूलभूत अवधारणाएं, फंडामेंटल कंसेप्ट्स, ये आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 30 में, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है ढाल विकास, ढाल विकास का चैप्टर देखने को मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 19। ये जो टॉपिक है पूरा पढ़ना है, इसको फिर छोड़ना ही नहीं है कुछ, क्योंकि ये पीजी लेवल का है तो सवाल कैसा भी बन सकता है। आप जब पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा सवालों का स्तर जो है किस तरीके से रख रहे हैं। फिर उसके बाद में ये दोनों टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फिक मैपिंग, एनवायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी, ये जो सबसे लास्ट 31वां चैप्टर है व्यवहारिक भूआकृति विज्ञान, इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे।
ये सारा जो प्रेजेंटेशन है, ये सारी जो बुक लिस्ट है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, घबराने की बात नहीं है। बट आपको एक बार थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ों को आपको करना है, कहाँ से देखना है। अब बात शुरू करते हैं अगली यूनिट, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। वही सीधी सी बात, 10+2 लेवल की जैसे ही बात आती है, सेम वही 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की जो मूल सिद्धांत वाली किताब है वो पढ़नी है, और इसके अंदर जलवायु वाले 3-4 चैप्टर दे रखे हैं, ये सारे पढ़ने हैं आपको। जैसे टॉपिक है वायुमंडल की संरचना और बनावट, ठीक है, एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में आपको सामने सीधा सीधा सपाट क्लियर चैप्टर दिख रहा है, चैप्टर नंबर 8, वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। फिर उसके बाद बात करते हैं सूर्य तप और ऊष्मा बजट, इसके लिए भी चैप्टर नंबर 9 क्लियर दिख रहा है, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन, तापमान, इसमें से पढ़ना है। आर्द्रता और वर्षण जो है वायुमंडल में जल करके जो ये टॉपिक दिख रहा है, इसके अंदर दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और चूंकि एनसीईआरटी में तो आप, मुझे लगता है कोई एक आध चैप्टर है जो इसको मिस कर सकते हैं, बाकी पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, क्योंकि ये टॉपिक 10+2 में नहीं है, तो कुछ टॉपिक पीजी लेवल, यूजी लेवल में दे रखे हैं। तो यूजी लेवल में जरूरी थोड़ी है कि ये सिर्फ बड़ी किताबों से पूछे, यूजी लेवल में यहाँ से कोई बेसिक सवाल पूछ लिया जाता है, कई बार सिर्फ एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। ऐसा भी हमें सीधी एनसीईआरटी से एक पूरी लाइन जो कितने उठा ली जाती है, आपको जब आप पुराने पेपर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में भी आएंगी। तो इस तरीके से क्लाइमेटोलॉजी का 10+2 लेवल का ये यहाँ से कंप्लीट आपका हो जाएगा। फिर वही बात मैंने कहा कि अगर आपको थोड़ा सा इसको साथ में रखना है, इसकी अगर आपके पास ये किताब नहीं हो तो इसकी पीडीएफ हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे, इसको साथ में रखना है। जैसे ही आप इसमें इस चैप्टर पूरा कवर करेंगे, उसके बाद इस बुक में जाइए और सेम इसी तरीके से चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे लगभग, और उनमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें लगे उसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। और फिर ये भौतिक भूगोल की सविंदर सिंह वाली जो किताब है, इसको आप किसी भी टॉपिक में आपको लगेगा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो हम वहाँ इसको यूज में ले सकते हैं। यूजी लेवल की बात करें, जलवायु विज्ञान में यूजी लेवल की बात करें तो 3-4 टॉपिक जो देख रहे हैं सामने, ये सीधे सीधे भौतिक भूगोल सविंदर सिंह से पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर जो है 34, उसमें तापमान की विलोमता ये दे रखा है, इसको चैप्टर नंबर 34 से पढ़ लेंगे आप। फिर दाब पेटियाँ, वायु संचरण, चैप्टर नंबर 35 पढ़ना है पूरा। उसके बाद में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण, कोपेन और थॉर्नथ्रेड, दो जहाँ नाम दे दिए पर्टिकुलर किसी भी विद्वान के, तो फिर उन्हीं की चीज़ें पढ़नी है, सवाल वहीं से बनते हैं, सीधे वहीं से उठाते हैं। तो आप इसमें चैप्टर नंबर 39 में ये कोपेन का वर्गीकरण और थॉर्नथ्रेड का, ये दोनों वर्गीकरण यहाँ से पढ़ने हैं। अब एक चक्रवात के सवाल भी हम देखते हैं, चक्रवात डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन ये पवन संचरण और इसमें उठा के कैसे भी करके बेसिक सवाल पूछ लेते हैं कि भाई इसकी जो उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या होती है और इसकी दक्षिणी गोलार्ध में दिशा क्या होती है, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो बेसिक चीज़ इसकी आपको यहाँ से पढ़नी है। समुद्र विज्ञान अगली यूनिट है, ओशियोनोग्राफी, उसके अंतर्गत 10+2 में 3 टॉपिक दे रखे हैं, और ये तीनों टॉपिक जो हैं ये अपने एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ महासागरीय जल और महासागरीय जल संचलन, इनके अंतर्गत ये सब कुछ इसमें दे रखा है। महासागरीय जल संचलन देखेंगे तो ज्वार भाटा और जो आपकी ये धाराएं ये दे रखी हैं, और महासागरीय जल में देखेंगे तो लवणता वगैरह, तापमान वगैरह वो सब दे रखे हैं। आपको लवणता पढ़नी है, तापमान एक बार आप छोड़ सकते हैं वाली। महासागरीय उच्चावच भी इसके अंतर्गत दे रखे हैं। और फिर वही सेम उस किताब को आप साथ में रख सकते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा लगे उसको लिख सकते हैं। और ये आप एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए किसी का मन नहीं भरे इन सब से, तो उसको भी वो साथ में ले सकता है। वैसे तो ये किताब आपके पास रहेगी, क्योंकि यूजी लेवल के जो फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक सारे इसमें से ही पढ़ने हैं। फिर ओशियोनोग्राफी का यूजी लेवल देखो, मैं बता रहा था, तो पहला टॉपिक है ओशियन डिपॉजिट्स, महासागरीय निक्षेप, और फिर है अगला कोरल रीफ्स का निर्माण किस तरीके से, एटोल का निर्माण किस तरीके से होता है। तो सामने सीधे सपाट ये चैप्टर दिख रहे हैं, चैप्टर नंबर 27 महासागरीय निक्षेप, और चैप्टर नंबर 30 प्रवाल भित्ति से संबंधित जो दे रखा है, ये पूरा आपको पढ़ना है। अब चलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के बाद में आगे बढ़ते हैं भौगोलिक चिंतन और मानव भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ थॉट्स एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो सबसे पहला मानव भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र और सिद्धांत। चूंकि ये 10+2 लेवल का है, इसलिए एनसीईआरटी की ये 12th की किताब आपके सामने आई होगी स्क्रीन पर, इसके अंतर्गत पहला चैप्टर आपको पढ़ना है। 10+2 लेवल भौगोलिक चिंतन एवं मानव भूगोल में ये जो पहला इसमें एक ही पॉइंट दे रखा है, वो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी की क्लास 12th, ठीक है। उसका टाइटल है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, तो चैप्टर है पहला मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। उसको अब क्लास 12th की राजस्थान बोर्ड की वो किताब भी चलती है, मैं जो बता रहा हूँ 2017 के आसपास की पीडीएफ वगैरह अवेलेबल होती है मार्केट में, अगर नहीं है तो हम उसको शेयर कर देंगे।
ये किताब वैसे मिल जाती है, नहीं मिलती तो हम इसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो आप इसको साथ में रख सकते हैं। और इसमें से कुछ 2 4 5 फैक्ट नए आपको लगे तो उनको आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की ये किताब है। राजस्थान बोर्ड के राजस्थान के जो प्रोफेसर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, उन्होंने ही इसको बनाया है। तो ये फिर थोड़ी सी हमारे लिए इसको मिस करेंगे अपन, तो हो सकता है कुछ सवाल इसमें से भी डायरेक्ट उठ के आ गए हों। अब बात करते हैं यूजी लेवल की। तो देखो, एक बार मैं सारी किताबें आपके सामने रख देता हूँ। तो यूजी लेवल की बात करें तो पहला टॉपिक है भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र, प्रकृति, उद्देश्य, डेफिनेशन, स्कोप, नेचर एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी। इसके लिए आपको कहीं नहीं भटकना है। एक किताब है एच.डी. कौशिक और डी.एस. रावत साहब की किताब है भौगोलिक विचारधाराएं एवं विधि तंत्र। इसमें चैप्टर नंबर 29 में पूरा शानदार तरीके से दे रखा है। क्योंकि यूजी लेवल है इसलिए हमको बड़ी किताबों पर जाना पड़ता है। ठीक है, 10+2 लेवल में हम एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबों से ही उसको कवर कर लेते हैं। फिर बात करते हैं, ये जो तीनों टॉपिक हैं ये आपको पढ़ने हैं माजिद हुसैन से। आप वैसे इनमें से भी पढ़ सकते हो, पर माजिद हुसैन में थोड़ा ठीक दे रखा है। तो यूनानी और रोमन चैप्टर नंबर पहला और दूसरा यहाँ से कवर हो जाएगा। हम्बोल्ट, रिटर। अब देखो ये सीधे सीधे, मैंने कहा विद्वानों के नाम सीधे अगर आए तो इनसे सवाल आने की पूरी संभावना होती है। इनके अलावा आप ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ें कि आप फ्रांसीसी पूरे पढ़ने लग जाएं, अमेरिकी पूरे पढ़ने लग जाएं। तो रिटर, हम्बोल्ट, रेडजेल, ये सारे के सारे जो नाम दिख रहे हैं, इनको इस किताब में आप जब पढ़ने जाओगे अलग अलग यहाँ दिखेगा आपको कि जर्मन संप्रदाय, फ्रांसीसी संप्रदाय, ब्रिटिश, अमेरिकी, इन सब में आपको इनके नाम देखने को मिल जाएंगे। इनको ढंग से डिटेल में एक एक चीज़ इनकी पढ़नी है और बढ़िया शानदार इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगला टॉपिक है मानव भूगोल में आधुनिक विचारधारा, संभववाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद। इसकी बेसिक चीज़ें जो है वो आपको 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आपको ढंग से पढ़ना है क्योंकि यूजी लेवल पर दे रखा है। तो ये आपको देखने को मिलेगा इसी किताब में। भौगोलिक चिंतन का जो इतिहास है, माजिद हुसैन साहब की किताब है, इसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 8। ठीक है, साथ में तो आपको ये जो विद्वानों के नाम आए ये मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 में आपको नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद ये टॉपिक मिलेंगे। इनको आपको शानदार तरीके से पढ़ना है खुद के नोट्स बनाते हुए। अब भौगोलिक चिंतन और मानव भूगोल जो है अपन बात करते हैं पीजी लेवल की। तो पीजी लेवल की बात में व्यवहारवादी भूगोल, भूगोल में नवीन प्रवृत्तियां, भारत में भूगोल का विकास। तो व्यवहारवादी भूगोल और भूगोल में नवीन प्रवृत्तियां, उसके लिए आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत, सिर्फ इस किताब को पढ़ लीजिए। वो जो अभी बताई थी यूजी लेवल में, ये पूरा चैप्टर इसके अंतर्गत आ जाएगा। व्यवहारवाद और भूगोल की नवीन प्रवृत्तियां सारी इसमें आपको पढ़नी है। ये जो है भारत में भूगोल का विकास, इसके अंतर्गत आपको एंशियंट भारत में, इंडिया में जो भूगोल किस तरीके से पनपा, किस तरीके से आर्यभट्ट का और उनका जो ब्राह्मण का योगदान है, वो यहाँ से सवाल वो नहीं है, ये टॉपिक है। इसके अंतर्गत आपको आधुनिक जो भारत की बात करते हैं उसमें भूगोल का विकास कैसे हुआ है, भूगोल की कौन कौन संस्थाएं काम कर रही हैं, नागी वगैरह या जो भी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले ज्योग्राफी एमए, इस तरीके सारी चीज़ें जो भारत में आए ये आपको देखने को मिलेगा एच.डी. कौशिक साहब और डी.एस. रावत की साहब की इस किताब में चैप्टर नंबर 16 में आधुनिक भारत में भूगोल का विकास। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैं किताबों के माध्यम से बताते हुए चल रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक कौन सी किताब के अंतर्गत मिलेगा। आप अगर ये किताब आप लाने में असमर्थ हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे जो जियो सैपियंस एकेडमी का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, हम आपको ये पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी जैसे ये किताब है, जब आप देख पा रहे होंगे कि ऐसी किताब है तो पूरा लगभग पूरे टॉपिक आ रहे हैं, तो इन किताबों को तो आप अपने पास रखें। इस किताब के अंदर 2-3 टॉपिक हैं तो इन 2-3 टॉपिक को हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर जनसंख्या भूगोल, आगे की तरफ बढ़ेंगे, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में 10+2 लेवल में कहीं नहीं जाना, एनसीईआरटी पर बस पूरा एनसीईआरटी फोकस करोगे। विश्व की जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये आपको चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी की ये वाली किताब जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, क्लास 12 की। और मानव विकास की संकल्पना की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 मानव विकास के नाम से चैप्टर है, इसमें आपको सब शानदार मिल जाएगा। और फिर वही बात, इसको तो साथ में रखना ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा जो मिले फैक्ट कुछ भी उसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। अब जनसंख्या भूगोल के यूजी लेवल की बात करें तो मैंने कहा यूजी लेवल जैसे आए, पीजी लेवल जैसे आए, तो बड़ी किताबों की तरफ हमें चलना पड़ता है। तो प्रवास, कारण और प्रकार। तो प्रवास क्या, उसके कारण क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, ये आरपीएससी ने टॉपिक दे रखा है। तो ये किताब दिख रही होगी आपको डॉक्टर एच.डी. मौर्य साहब की। इनका संकलन बहुत शानदार है। इनका अलग अलग आपको इकोनॉमी ज्योग्राफी भी देखने को मिल जाएगी, जनसंख्या भूगोल भी देखने को मिल रही है,
बहुत सारे फील्ड में इनकी किताबें आती हैं। इनका संकलन जो है वो बहुत शानदार है, इसीलिए इसको हम बता देते हैं आपको। तो जनसंख्या प्रवास में जो चैप्टर नंबर 7 है, इसमें आपको प्रवास, प्रवासा, ये कारण वगैरह, इसके प्रकार वगैरह, यहाँ तक का सारा आपको पढ़ना है। ठीक है, एच डी मौर्य साहब की किताब से। उसके बाद आगे बात करें, जो अगला टॉपिक है यूजी लेवल का, जनसंख्या भूगोल में विश्व में प्रजातियों का वितरण और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए आपको इसी किताब का चैप्टर नंबर 11 है, मानव प्रजातियां। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये आपको भले मेंशन नहीं है लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। प्रजातियों के सारे लक्षण कौन कौन से होते हैं, उसी के आधार पर फिर इनका वर्गीकरण भी होता है। जैसे शरीर का कद है, सिर, कपाल, कपाल धारिता, वो सूचकांक वगैरह जो सारे पढ़ने पड़ते हैं, सवाल बनते हैं इन पे। ये आ गया मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, जहाँ मेंशन कर रखा है। तो वर्गीकरण, वितरण, ये सब इसके अंदर दिया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 11 लगभग लगभग आपको पूरा पढ़ना है। तो ये जनसंख्या भूगोल हमने बात कर ली यूजी लेवल की। अब हम बात करते हैं जनसंख्या भूगोल पीजी लेवल की, जो आरपीएससी ने मेंशन कर रखे हैं सिलेबस में। पहला पॉइंट है जनसंख्या के सिद्धांत में माल्थस का सिद्धांत, और दूसरा है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। तो इसके लिए आपको जनसंख्या भूगोल की वही एच डी मौर्य साहब की किताब है, एच डी मौर्य साहब की किताब है। और चैप्टर नंबर 17 में जब आप जाएंगे तो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 4 है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, और पॉइंट नंबर 6 है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत पढ़ने, बस ये दोनों ही पढ़ने हैं क्योंकि मेंशन सीधा कर रखा है। फिर अगला टॉपिक है भारत सरकार की जनसंख्या नीतियाँ। जब आप जाओगे चैप्टर नंबर 18 में तो पॉइंट नंबर 7 पर आपको दिखेगा भारत की जनसंख्या नीतियाँ। अगर आपके पास समय है, लगता है आपके पास टाइम है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करना चाहें तो आगे पीछे की दूसरे देशों की भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, एक रीडिंग मार सकते हैं, पर ढंग से याद करना है आपको भारत की जनसंख्या नीतियाँ। ये जनसंख्या भूगोल हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम नगरीय भूगोल, अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी सीधा जो है पीजी लेवल का दे रखा है। पहला टॉपिक है प्राचीन, मध्य, आधुनिक काल में नगरों का उद्भव और विकास। ठीक है, इसके लिए आपको सीधा सीधा ये चैप्टर दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर इसमें 8 है, 8 दिख रहा होगा आपको, देखने को मिल रहा होगा 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11। ये 3-4 चैप्टर हैं। चूंकि ये पीजी लेवल का टॉपिक है इसलिए आपको इनको ढंग से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सवाल कैसा भी बन के आ सकता है। और अगला जो टॉपिक है वो अमलैंड है। अमलैंड के लिए इसमें आप इस किताब में जो ये डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल की किताब है, नगरीय भूगोल के नाम से आती है, इसमें चैप्टर नंबर 22 आपको पढ़ना पड़ेगा अमलैंड के टॉपिक के लिए। उसके बाद अगला है नगर नियोजन के सिद्धांत। तो नगर नियोजन के सिद्धांत चैप्टर नंबर 28 में आपको सिर्फ सिद्धांत पढ़ने हैं। होमर होयट का सिद्धांत है, उलमैन का सिद्धांत है, वर्गेज का सिद्धांत है, सारे ये जो सिद्धांत हैं इस किताब से आपको डिटेल में पढ़ने हैं। फिर बात आती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी की। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में देखो, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इतनी सारी किताबें, आप ज़्यादातर चीज़ें नोटिस कर रहे होंगे कि कई किताबें बार बार आ रही हैं, क्योंकि कोई यूजी लेवल में, कोई पीजी लेवल में इस तरीके से आ रही, तो वो 2 बार उस यूजी पीजी का एक किताब से भी अपन को पढ़ना चाहिए, पढ़ सकते हैं उसको। कुछ कंटेंट कई किताबों में इतना अच्छा दे रखा होता है डिटेल में। अब राजनीतिक भूगोल भी सीधा पीजी लेवल है, तो इसके लिए सीधी एक किताब है HM सक्सेना साहब की, राजनीतिक भूगोल के नाम से। इसमें सारे टॉपिक आपको लगभग मिल जाएंगे। जैसे पहली बात करें राजनीतिक भूगोल का विकास की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 2, सीधी सी बात खत्म। उसके बाद मैकेंडर की अवधारणा दे रखी है, तो मैकेंडर की अवधारणा आप चैप्टर नंबर 4 में जाइए और ये सीधा आपको दिखेगा पॉइंट, मैकेंडर का हृदय क्षेत्र की जो विचारधारा है। उसके बाद अगला जो सिलेबस का पॉइंट है वो राजनीतिक भूगोल का एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत, SB जोन्स का जो है वो भी आपको चैप्टर नंबर 3 में पॉइंट नंबर 5 इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये सारा प्रेजेंटेशन PPT में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो घबराने की बात नहीं है। अब बात करते हैं हम सीमा बफर जोन। ये चैप्टर भी आपको इसी किताब में चैप्टर नंबर 11 का नाम से देखने को मिलेगा। इसमें पूरा इस एक ही किताब के माध्यम से पीजी लेवल पॉलिटिकल ज्योग्राफी कवर हो रहा है। अब बात करते हैं आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। 10+2 लेवल है, जहाँ 10+2 लेवल आ जाए सीधी सी बात है NCERT पे फोकस करिए, NCERT पे चले जाइए, उसके अलावा उसके कहीं जाना ही नहीं है। तो इसके अपन जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली किताब है 12th क्लास की, उसमें चैप्टर दे रखे हैं बाकायदा। प्राथमिक क्रियाओं का एक चैप्टर है, द्वितीय क्रियाओं का एक चैप्टर है, और तृतीय और चतुर्थ क्रियाओं का एक चैप्टर है। तो ये आपको यहाँ से शानदार तरीके से, इससे बाहर आएगा ही नहीं कुछ, इतना डिटेल में यहाँ दे रखा है। अगला टॉपिक है परिवहन, संचार, व्यापार।
ये भी इसी किताब में 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो परिवहन संचार का चैप्टर नंबर 8 और दूसरा व्यापार का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। तो ये आपको जो इन टॉपिकों के जो कंटेंट है ये एनसीईआरटी की इस किताब में शानदार दे रखे हैं। आपको कहीं जाना ही नहीं है दूसरी किताब में, फिर भी इस किताब को अपने पास रख ही रहे हो तो इसमें कुछ भी जो एक्स्ट्रा लगे उसको नोट डाउन कर सकते हो। आर्थिक भूगोल यूजी लेवल की बात करें तो पहला टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज एंड दियर डिस्ट्रीब्यूशन, प्राकृतिक संसाधन और उनका वितरण। और दूसरा है इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के औद्योगिक प्रदेश। तो प्राकृतिक संसाधन ये भी आपको इसी किताब में देखने को मिल जाएगा। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है। एच.एम. सक्सेना साहब, अग्रवाल साहब, राहुल सक्सेना, पूजा सक्सेना, ये सारे जो आपके सामने नाम दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, इनकी ये किताब है। तो प्राकृतिक संसाधन और उनका वितरण देखना है तो चैप्टर नंबर 5 को पढ़ना पड़ेगा। जल, मृदा, जल, वन संसाधन, सब इनको आप पढ़ेंगे, किस प्रकार से संसाधन है, इनका वर्गीकरण कैसे होता है और उसके बाद में इनका वितरण कैसे होता है। फिर अगला टॉपिक है विश्व के औद्योगिक प्रदेश। तो विश्व के औद्योगिक प्रदेश के लिए जब आप इसी किताब में चैप्टर नंबर 13 पर जाएंगे तो आपको ये सामने देखने को मिलेगा औद्योगिक प्रदेश, उसका किस तरीके से सीमांकन होता है। ये सब चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि ये यूजी लेवल का है। तो इस टॉपिक को आप इस चैप्टर से कवर, इस किताब से कवर कर सकते हैं। आर्थिक लेवल में हम जाते हैं पीजी लेवल पर। तो पीजी लेवल पर आपको औद्योगिक भूगोल, एक तो किताब ये है लोढ़ा और माहेश्वरी साहब की, और एक किताब यही जो मैंने बताई थी अभी एच.एम. सक्सेना साहब की, हिंदी ग्रंथ अकादमी की। ये दोनों किताब आपको पीजी लेवल के लिए आर्थिक भूगोल में पढ़नी है। मैं टॉपिक बता देता हूँ अभी। औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत में बेवर का सिद्धांत है, सिर्फ एक सिद्धांत है बेवर का सिद्धांत। चूंकि पीजी लेवल का टॉपिक दे रखा है, इसको पीजी लेवल में दे रखा है, इसलिए इसको हमें पूरी जो स्पेसिफिक इसकी बुक आती है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, वहाँ से पढ़ना है। सवाल कैसा भी बन के आ जाता है, कभी श्रम लागत सूचकांक पूछ लिया जाता है, कभी कुछ पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से डिटेल में सवाल आते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 13 है इस किताब के अंदर, जो माहेश्वरी साहब की उनकी किताब है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 13 है न्यूनतम लागत विचारधारा, अल्फ्रेड वेबर द्वारा प्रतिपादित औद्योगिक स्थिति सिद्धांत। ये पूरा पढ़ना है आपको, वन टू लाइन, कुछ भी नहीं छोड़ना है। फिर आता है भारत के आर्थिक प्रदेश। ये जो टॉपिक है ये किताबों में कम ही देखने को मिलता है। एक तो जैसे ये किताब है, इसमें आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 23 में, यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, भारत के आर्थिक प्रदेश। दूसरा इसको बीसी जाट साहब की किताब आती है, उन्होंने भी ठीक ठाक इसको बढ़िया अच्छी तरीके से दे रखा है। आप वहाँ से भी, अगर आपको यहाँ कम लगता है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की बात करें तो यूजी लेवल पर आ रखा है विश्व के कृषि प्रदेश। तो उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, ये किताब बहुत शानदार तरीके से इन्होंने मेंशन कर रखा है सक्सेना साहब ने, हिंदी ग्रंथ किताब की जो किताब है, इसमें विश्व के कृषि प्रदेश, ये चैप्टर नंबर 7 पे आप जाएंगे और इसको आपको पूरा पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। फिर कृषि भूगोल में ही पीजी लेवल की अगर बात करें तो वानथुनेन का सिद्धांत है, भारत में हरित क्रांति है, भारत में कृषि वानिकी है। चूंकि पीजी लेवल की बात है इसलिए थोड़ा सा हमें स्पेसिफिक बुक पर जाना पड़ेगा। कृषि भूगोल की आर.सी. तिवारी, बी.एन. सिंह साहब की ये किताब आती है, इसमें बढ़िया शानदार तरीके से तो वानथुनेन साहब का सिद्धांत दे रखा है और हरित क्रांति को भी बढ़िया मेंशन कर रखा है। ठीक है, और जो ये टॉपिक है भारत में कृषि वानिकी, ये बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, इसका ज़्यादा कुछ जिक्र नहीं है। इसको हम कहीं कंटेंट हमारा कुछ बना के आपको शेयर कर देंगे, हमारे जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसमें आप वहाँ जाके देख सकते हैं। राजस्थान भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट ये यूनिट है राजस्थान भूगोल, क्योंकि आपका जो जीके का जो पेपर रहने वाला है उसमें भी इसमें से सवाल आते हैं, और आपका जो सब्जेक्ट का ज्योग्राफी का पेपर है उसमें भी इसमें से बढ़िया सवाल आते हैं। तो इसलिए एक बार में ही इसको आप दोनों पेपरों से इसको कवर कर सकते हैं। इसको आप बहुत ढंग से पढ़ें, इसमें सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके लिए जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की हरिमोहन सक्सेना साहब की किताब आती है वो बहुत सफिशिएंट है। हालांकि इसमें थोड़ा सा वो दिक्कत है कि अपडेट नहीं है ज़्यादातर चीज़ें, तो आप इसके लिए किसी भी कोई बढ़िया जो आरएस वगैरह की कोचिंग होती है वहाँ अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलता है, तो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी इसमें सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे, बस थोड़ी सी अपडेटेशन की दिक्कत है। वैसे भी राजस्थान ज्योग्राफी में थोड़ा सा चल ही रहा है, नए जलों के बनने के बाद नए सवाल पुराने जलों से पूछे जा रहे हैं, नए जलों से पूछे जाएंगे, ये सबके दिमाग में असमंजस है। तो मुझे जो लगता है, अभी हम देख भी रहे हैं जितने भी एग्जाम हुए रिसेंट में, नए जिले बनने के बाद भी तो सारे सवाल जो है वो पुराने जिलों के रेफरेंस में पूछे जा रहे हैं। नए जिलों के रेफरेंस में सवाल पूछे जाने की संभावना कम है, क्योंकि अभी सरकार उस पर मंथन कर ही रही है, चिंतन मनन चल ही रहा है कि भाई कौन से जिले को हटाना है, कौन से को रखना है। तो जब इस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई हैं तो फिर जाहिर सी बात है नए जिलों से संबंधित सवाल पूछ के आरपीएससी या कोई भी संस्था अपना जो है वो फंसेगी नहीं, उस पर फंसना नहीं चाहेगी। फिर आगे बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी इन्होंने
10+2 लेवल की दी है। 10+2 लेवल की दी है, इसका मतलब सिर्फ एनसीईआरटी की किताब से इंडियन ज्योग्राफी आपकी शानदार तरीके से कवर हो जाएगी। जैसे मैं देखूं, स्थिति की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो ये जो 11th की किताब है भारत का भौतिक पर्यावरण, और ये 12th की किताब है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, ये 12वीं क्लास में चलती है, ये 11th क्लास में चलती है। तो स्थिति वाले या जो इतने भी फिजिकल टाइप के सवाल आएंगे वो सब आपको मिलेंगे इसमें भौतिक पर्यावरण में, और जो इकोनॉमी संबंधित है, ह्यूमंस ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो सब आपको 12th वाली किताब में देखने को मिलेंगे। जैसे मैं बात करूँ स्थिति वाला चैप्टर, आपको पहला चैप्टर आपको पढ़ना है 11th की किताब में। भौतिक विभाजन संरचना भूआकृति विज्ञान, इसके अंदर आपको ये चैप्टर बहुत शानदार तरीके से दे रखा है। अब आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, एनसीईआरटी की जो भी किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं, आपको पुरानी लेके आनी है। पुरानी मतलब 2022-23 से पहले की, क्योंकि 2022-23 के बाद में इन्होंने लगभग 30% के कोर्स में डिडक्शन कर दिया है। तो जैसे किसी किताब में 10 चैप्टर थे पहले, तो उन्होंने उसको 7 कर दिया, क्योंकि ये सिलेबस बच्चों के हिसाब से थोड़ा भारी हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सिलेबस में थोड़ा सा एनसीईआरटी ने थोड़ा सा उसको कटौती करी है। इसलिए अगर आप नई किताब एनसीईआरटी के लिए आते हैं तो आपको इनमें कई टॉपिक्स में आपको कटौती देखने को मिलेगी। इसलिए अगर आपको एनसीईआरटी किताब आपके पास पुरानी है तो अच्छी बात है, आपको नई खरीदनी है तो बुक सेलर के पास जाएंगे तो आपको बोलना है कि 2022-23 से पहले का जो ये जो कंटेंट लिस्ट है ये उसमें होनी चाहिए। नई वाली किताब में इनमें से कई चैप्टर गायब कर रखे हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। पुरानी किताब 2022-23 से पहले की किताब जो है उसको आपको पढ़ना है। फिर जलवायु की बात करें तो जलवायु देखो सीधे चैप्टर, ऐसा लगता है कई बार तो यहीं से इन्होंने सिलेबस को जो है उठा के चैप्टर बनाया है। वनस्पति की बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति चैप्टर नंबर 5। मृदा की बात करें तो जो चैप्टर नंबर 6 है मृदा, वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगला टॉपिक आता है जनसंख्या वितरण, तो ये जो 12th की किताब है इसमें चैप्टर नंबर 1 आपको देखने को मिल रहा है, ये यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक है आपदा प्रबंधन, बाढ़, सूखा और भूस्खलन। ये जो टॉपिक है ये आपको 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी किताब है भारत का भौतिक पर्यावरण, उसमें देखने को मिलेगी चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत। प्राकृतिक संकट और आपदाएं, इसमें प्रबंधन वगैरह सब कुछ दे रखा है, किस तरीके से परिणाम इनके रहते हैं। फिर अगला है मुख्य फसलें, खनिज, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। फसलें कृषि वाले चैप्टर में देखने को मिलेंगी, खनिज इस चैप्टर में मिलेंगे, निर्माण उद्योग में आपको दोनों उद्योग मिल जाएंगे, लोहा इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग। और पर्यावरण प्रदूषण जो है वो आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 12 में। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं, ये जो चैप्टर है इसके अंतर्गत आपको पर्यावरण प्रदूषण शानदार तरीके से दे रखा है, जो जितने भी उसके बेसिक्स हैं वो सारे उसमें दे रखे हैं। और एक लास्ट टॉपिक बचता है सतत विकास, तो सतत विकास का भी बढ़िया शानदार टॉपिक इसमें दे रखा है, चैप्टर दे रखा है चैप्टर नंबर 9, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो इस तरीके से पूरा भारत का वो भूगोल है 10+2 वाला, वो आपका शानदार कवर हो जाता है। अब थोड़ी सी एनसीईआरटी के साथ में दिक्कत क्या है, जैसे खनिज की बात करें, संसाधनों की बात करें या फिर उद्योग की बात करें, तो डेटा जो है वो थोड़ा पुराना है, इसको ज़्यादा अपडेट इन्होंने किया नहीं है। इसलिए आपको ये किताब ज़रूर अपने पास रखनी है, बहुत शानदार, बहुत सरल भाषा में पेरियार की ये भारत का भूगोल आती है, बढ़िया किताब है। इसमें कुछ टॉपिक बहुत शानदार डिटेल्स दे रखे हैं, कुछ थोड़े कम है, लेकिन चीज़ें जो डेटा है उसका वो अपडेटेड है, इसलिए मैं इसको यहाँ बता रहा हूँ। तो ये जो भी है मुख्य फसलों का, खनिज का, उद्योग वाला, ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं इसको आप इसमें आपको बड़े ढंग से अपडेटेड जो है डेटा के साथ मिल जाएंगे, तो इस किताब को भी अपने पास रखें, ठीक है। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी इन्होंने आरपीएससी वालों ने जो है वो 10+2 लेवल का रखा हुआ है। तो इसके लिए मैं अगर बात करूं 10+2 लेवल का है तो वही एनसीईआरटी किताब चलती हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की। तो ये तो 11th क्लास की है, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 और ये भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 2 12th क्लास की है। तो इनमें आपको ये टॉपिक लगभग देखने को मिल जाएंगे। एक आध टॉपिक जो मिस होगा उसको मैं बता देता हूँ अभी। जैसे मापनी की बात करें तो मापनी का पूरा एक चैप्टर है मानचित्र मापनी चैप्टर नंबर 2 11th क्लास में। फिर बात करें मानचित्र का परिचय करके एक चैप्टर है पूरा, पहला चैप्टर, तो पहला दूसरा दोनों पढ़ने हैं। और प्रक्षेप प्रोजेक्शन जो है वो चैप्टर नंबर 4, तो चैप्टर नंबर 4 भी आपको पढ़ना है 11th क्लास की किताब से। फिर आता है माध्य का बहुलक, ये जो है आपको 12th क्लास में 12th की प्रैक्टिकल जो किताब है उसमें देखने को मिलेगा।
एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, आंकड़ों का प्रक्रमण। जब आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया जाता है तो उनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, कौन कौन सी सांख्यिकीय विधियां लगाई जाती हैं, तो इसमें आपको माध्य माध्य का बहुलक और परिमाप विचलन और उसके बाद सहसंबंध, ये तीनों के तीनों जो टॉपिक दे रखे हैं ये आपको चैप्टर नंबर 2 में 12th क्लास की चैप्टर नंबर 2 में देखने को मिल जाएंगे। बढ़िया दे रखे हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज आपको क्लिष्ट लग सकती है, बट वही है कि उसको अपनी लैंग्वेज में खुद के नोट्स बनाओगे तो अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो फिर एग्जाम टाइम में आपको याद करने में जोर नहीं आएगा। फिर ये लास्ट जो टॉपिक है प्लेन टेबल सर्वेक्षण, ये पहले हुआ करता था इन किताबों में लेकिन इसको हटा दिया गया है, शायद 2018-19 से पहले था इन किताबों में, ये नहीं है। तो ये आपको जो मैं कह रहा था ना, राजस्थान बोर्ड की किताबें थी 2019 वाली, 17-18 के आसपास वाली, जो पुरानी पाठ्य पुस्तक मंडल की जो किताबें थी, उसके अंतर्गत आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर भी मैंने इसका जब पेपर देखा तो मुझे लगा कि जो पिछले 2 पेपर आए हैं उनमें तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं गया है, जो एनसीईआरटी किताब है ये इनसे बाहर कुछ भी नहीं गया। लेकिन 2016 वाला जो पेपर था तो उसमें थोड़े से स्टैटिक्स वगैरह के सवाल थोड़े टिपिकल आए थे, कठिन आए थे, तो थोड़ा सा आप इसी का ध्यान रखना है। ये जो जेपी शर्मा की जो किताब है यूजी लेवल की, पीजी लेवल में नहीं जाना, 2 किताब आती हैं जेपी शर्मा साहब की, एक तो यूजी लेवल की, एक पीजी लेवल की, तो इसके अंतर्गत आप ये सारे टॉपिक देख सकते हैं आप अगर टाइम निकाल सकें आपके लिए, क्योंकि अपन रिस्क नहीं क्यों लें इसमें, जब हमको पता है कि आरपीएससी ने पूछ रखा है कोई टिपिकल सवाल पूछ ले, इसलिए इसमें प्रोजेक्शन वगैरह या जो भी स्टैटिक्स का कुछ भी पोर्शन है उसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो मैं अभी बता रहा था, पुरानी जो बोर्ड की राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं जो राजस्थान के ही राइटर्स ने लिखी हैं, एनसीईआरटी की नहीं हैं, वो किताबें भी प्रैक्टिकल की किताबें भी आती हैं, उनको भी आप साथ में रखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने को वहाँ से मिलेगा। इस तरीके से ये जो किताबें मैं बता रहा हूँ, ये वो 11th की भूगोल की किताब है, ये 12th की भूगोल की जो किताब है राजस्थान के ही राइटर्स ने लिखी है, जो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल ने निकाली थी, ये 1-2 साल चली, उसके बाद एनसीईआरटी को वापस से सिलेबस में आरबीएससी ने ले लिया, तो ये अब चलती नहीं, लेकिन कंटेंट इनका थोड़ा अच्छा है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हैं उनको आप देखेंगे एनसीईआरटी पढ़ के तो वो आप इग्नोर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरीके से पूरा जो सिलेबस है उसको हमने शानदार तरीके से व्यवस्थित करके एक एक पॉइंट को कि कौन सा सिलेबस का पॉइंट कौन सी किताब से कौन से चैप्टर से पढ़ना है उसका पूरा डिटेल आपके सामने भी प्रस्तुत किया, बताया। बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हुई होंगी। अब इस पूरी प्रोसेस के दौरान, क्योंकि अभ्यास जो है एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अभ्यास के बिना आप चाहे कितना भी पढ़ लेंगे याद कर लेंगे, बिना अभ्यास के आप उस पर ज़्यादा सफलता वाली बात उसमें मिलने वाली नहीं है। आपको अभ्यास आपको करना है, यहाँ से करें, हमारे थ्रू करें या किसी और के थ्रू करें, पर अभ्यास उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। पीवाईक्यू जो है जितने भी आरपीएससी ने पूछ रखे हैं 2016, 18, 20, 22 जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, 13 वाला एग्ज़ाम जो भी हुआ है, उन सबको पीवाईक्यू को आपको लेना है। स्कूल लेक्चर के जितने भी वो तो देखने हैं, इसके अलावा ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए उनके पीवाईक्यू भी आपको देखने हैं। आप अगर थोड़ा ज़्यादा करना चाहें तो सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने पीवाईक्यू देख सकते हैं, क्योंकि एक ही संस्था पूछती है आरपीएससी, तो क्या पता कुछ सवाल वहाँ से भी उठा के डाल दिए जाएँ। और बहुत बार अपन देखते भी हैं अमूमन कि पीवाईक्यू सीधे सीधे भी आ जाते हैं क्वेश्चन उठ के, इसलिए तो ये प्रिपरेशन जो है आप पहले से ही करके रखें इस चीज़ को, तो बहुत बढ़िया रहेगा। जियो सेपियंस एकेडमी का आरपीएससी स्कूल लेक्चरर को लेके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों में शानदार टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम डेली टॉपिक वाइज हम शुरू करने वाले हैं, और वो शुरू होने वाला है 1 अक्टूबर 2024 से। इतना समय हमने क्यों लगाया? जब आप ये टेस्ट सीरीज देखेंगे, इसके डेमो टेस्ट भी हम डालने वाले हैं, तो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी मेहनत के साथ में इसको तैयार किया गया है। डेली टॉपिक वाइज शेड्यूल रहने वाला है आपके सामने। इसको मैं कई बार जिक्र भी करता हूँ कि क्यों इस पैटर्न को हमने पकड़ा है डेली वाले को। हम इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं, हमें पता है खुद को पढ़ाई के साथ बांधे रखना कितना मुश्किल काम है, इसलिए हम सामने आपके टास्क रख दें, डेली के टास्क रख दें, छोटे छोटे टास्क रख दें, तो आप उनको अचीव कर सकें, उनको याद कर लें जो टॉपिक दिया गया, और उसका तुरंत प्रैक्टिस भी हो जाए उसी दिन। तो इससे बढ़िया पढ़ाई का तरीका नहीं हो सकता। अब ये जब चीज़ें आप कर लो तो आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद से आपने नोट्स बना लिए, किताबें आपने पढ़ ली, उसके बाद अभ्यास भी आपने कर लिया। अब अभ्यास आप खुद से भी कर सकते हो, और आपको चाहिए कि भाई डिटेल सॉल्यूशन मिल जाए, बढ़िया शानदार चित्रों के साथ मिल जाए, तो आप हमसे भी जुड़ सकते हो। जब आप डेमो टेस्ट इसके हम देखो, डेमो टेस्ट के भी हमने शेड्यूल पूरा बना रखा है। 3 डेमो टेस्ट इसके हम चलाने वाले हैं, 28, 29, 30। 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर को। 28 सितंबर को जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। 29 सितंबर को टॉपिक रखा है हमने सीमांत, सीमा, बफर जोन। और 30 तारीख को हमने जो टॉपिक रखा है वो संभववाद, निश्चयवाद और नव निश्चयवाद।
हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसको हम कर रहे हैं। आप जब हमारे ऐप पर जाएंगे, जब हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा जियो सैपियंस एकेडमी कितनी मेहनत से, मौलिकता के साथ में, कोई कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है। जैसा कि हम आसपास में देख रहे हैं कि हम कुछ भी लेके आ रहे हैं, हम मेहनत करके ला रहे हैं, नवाचारों के साथ आ रहे हैं और उसको सीधा सीधा जो है अपने उन चीज़ों पर चला दिया जा रहा है। खैर, सबका अपना अपना सिस्टम है। हमारा सिस्टम ये है कि हम मेहनत करते हैं, नवाचारों के साथ में आए हैं, और ये जो अपना पैटर्न है डेली प्रैक्टिस वाला, ये डेली टॉपिक वाला, ये जो है हम हर एक जगह जो भी हम शुरू कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी चीज़ कारगर रहती है। इसलिए ये आप 1 अक्टूबर से जो हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके डेमो टेस्ट 28, 29, 30 को आपको देखने को मिलेंगे। वैसे अभी भी आपको देखना हो तो उस पर हमने यूजीसी नेट की टेस्ट सीरीज भी हम शुरू कर रहे हैं अभी 23 तारीख से, तो उसके डेमो टेस्ट भी 3 डेमो टेस्ट रहेंगे। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज भी चालू है, उसके डेमो टेस्ट जो है उस पर चैनल अपने क्या नाम है, ऐप पर पड़े हुए हैं। आप वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं, अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि कितनी क्वालिटी के साथ पूरा जो काम है वो किया जा रहा है। आपने इस पूरे सेशन को देखा। खैर, ये तो बाद में मैंने बस इन्फॉर्मेशन आपको दी है, बट उससे पहले हमने पूरा सिलेबस जो है उसको डिटेल में एनालिसिस किया, उसके हिसाब से कौन कौन सी किताबें पढ़नी थी उस पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी मेहनत जो है, ये हमारा जो नवाचार है पसंद आया होगा। और लास्ट में वही बात आपसे निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित हों। थैंक यू सो मच।